महाराष्ट्र के रायगढ़ में जमीन धंसने से 44 की मौत। पीएम एनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का पीएम ने किया ऐलान। हरियाणा के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मिल रहा है पर्याप्त पानी, कमी है तो बातचीत करें। नवजोत सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। कार्यक्रम में सीएम अमरिंदर भी हुए शामिल। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, यूपी पुलिस का ट्विटर इंडिया के चीफ को नोटिस दुर्भावनापूर्ण। दिल्ली में कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते तिलक नगर बाजार बंद, जारी है सख्ती। भारत ने किया सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल आकाश एनजी का दूसरा सफल परीक्षण। राहुल गांधी का दावा, मेरा फोन टैप किया गया, बोले अमित शाह इस्तीफा दें, पेगासस जासूसी की न्यायिक जांच हो। और आईटी मंत्री से पन्ने छीनकर फाड़ने वाले टीएमसी सांसद शांतनु सेन पर गिरी गाज, पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित किए गए। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस से कथित जासूसी के मामले में विपक्ष केंद्र सरकार पर हावी नजर आ रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने यहां तक कि इस फोन टैपिंग की घटना को राजद्रोह ठहराया है और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जासूसी मामले में भूमिका की उच्चतम न्यायालय की देखरेख में जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया है। उन्होंने कहा कि उनका फोन भी टैप हुआ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पेगासस कौन खरीद सकता है और इसे रख सकता है, कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है, ये भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। उधर एनएसओ के बनाए पेगासस के कथित टारगेट फोन नंबरों की सूची में अब और कई नामी गिरामी लोगों के नाम भी जुड़ गए हैं। इसमें 2 बड़े लोग, अरबपति व्यापारी अनिल अंबानी और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा है। पेगासस से जासूसी का शिकार होने वालों में अनिल अंबानी और उनके नजदीकी लोग भी थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनिल अंबानी, उनके एक वरिष्ठ अधिकारी टोनी जेसुदास और फ्रांसीसी कंपनी दसॉ के भारतीय प्रतिनिधि वेंकट राव पोसीना, जबकि द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक विमान बनाने वाली कंपनी साब इंडिया और बोइंग इंडिया के प्रमुख इंद्रजीत और प्रत्युष कुमार के मोबाइल नंबर भी एनएसओ के लीक डेटाबेस में पाए गए हैं। ये नंबर स्पाईवेयर के 2018-19 में अलग अलग अवधि में लीक डेटाबेस में शामिल हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी कंपनी एनर्जी ईडीएफ प्रमुख हरनजीत नेगी का फोन नंबर भी लीक आंकड़े में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि मौजूदा समय में अनिल अंबानी इस नंबर को यूज कर रहे हैं या नहीं। बता दें कि इससे पहले आई रिपोर्ट में कई पत्रकारों, जजों समेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर समेत भाजपा के मंत्रियों अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा के नंबर पेगासस के संभावित टारगेट की सूची में होने का दावा किया गया था। बता दें कि पिछले रविवार को एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह ने दावा किया था कि सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजरायली स्पाईवेयर पेगासस से 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों और विपक्ष के 3 नेताओं, एक न्यायाधीश समेत करीब 300 कारोबारी और कार्यकर्ताओं के फोन नंबर हो सकता है कि हैक किए गए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। ईंधन की बढ़ती कीमतें और कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में डोमेस्टिक एयरलाइंस को बड़ा नुकसान हुआ है। महामारी की दूसरी लहर में राज्य स्तर पर लगाए गए प्रतिबंधों में ट्रैवल बैन भी शामिल था, जिससे एयरलाइंस को ये नुकसान झेलना पड़ा है। घाटे के क्रमिक आधार पर बढ़ने की आशंका है। ये साल दर साल आधार पर कम होंगे, क्योंकि हवाई यात्रा को 24 मई 2020 तक 2 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। इंडिगो का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन 27 जुलाई को अपनी रिपोर्ट जारी करेगी। हालांकि स्पाइसजेट ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करने की तारीख नहीं बताई है। ब्रोकिंग फर्म प्रभुदास लीलाधर ने इंडिगो एयरलाइंस का घाटा पहली तिमाही में 1160 करोड़ से बढ़कर 2430 करोड़ होने की आशंका जताई है। इनके अलावा स्पाइसजेट को तिमाही दर तिमाही स्तर पर नुकसान 380 करोड़ रुपए से बढ़कर 650 करोड़ रुपए तक होने की आशंका है। स्पाइसजेट को वित्त वर्ष 2021 के दौरान चौथी तिमाही में 235 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। प्रभुदास लीलाधर ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इंडिगो और स्पाइसजेट प्रत्येक यात्री लोड फैक्टर में क्रमशः 61% और 69.5% की गिरावट दर्ज करेंगे।
मई में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत के साथ हवाई यात्रा की कमाई ठप पड़ गई। राज्यों ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से एयरलाइंस की उड़ानें भी कम हुई। मई में संचालित औसत दैनिक उड़ानें पूर्व कोविड समय के मुकाबले 30 से 35% कम थी। प्रति उड़ान यात्रियों की औसत संख्या भी अप्रैल में 91 से गिरकर मई में 71 हो गई। मई में डोमेस्टिक फ्लाइट्स में उड़ान भरने वाले यात्रियों की संख्या अप्रैल में 5.7 मिलियन से घटकर 2.1 मिलियन रह गई थी, जबकि जनवरी से मार्च महीने की अवधि में हर महीने औसतन 7.5 मिलियन यात्रियों ने हवाई यात्रा की। हालांकि अब डोमेस्टिक ट्रैफिक सुधर रहा है, लेकिन ये अभी भी पूर्व कोविड स्तरों से बहुत दूर है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक जुलाई के पहले 19 दिनों में 30 लाख से अधिक यात्रियों ने उड़ान भरी, जबकि जून में 30 लाख यात्रियों ने उड़ान भरी। फिर भी वसूली के संकेत के बावजूद चुनौतियां बरकरार हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और रुपए में उतार चढ़ाव से एयरलाइंस कंपनियों को और नुकसान की आशंका है। हालांकि आने वाले समय में इनकी कीमतों में राहत की उम्मीद है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ने से प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है। मांग बढ़ने से इंडिगो और स्पाइसजेट दोनों के लिए कार्गो कारोबार में और सुधार होने की उम्मीद है। सेंट्रम ने वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में इंडिगो को 2,730 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है, जो वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में 1,160 करोड़ रुपए था। मुख्य रूप से ट्रैफिक में तिमाही दर तिमाही स्तर पर 52% की गिरावट की वजह से ईंधन की कीमतों में 12% की बढ़ोतरी और डॉलर के मुकाबले रुपए में उतार चढ़ाव की वजह से स्पाइसजेट को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। मसलन कंपनी का वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में घाटा 490 करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है, जो वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में 240 करोड़ रुपए रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। भारत की जनसंख्या में सिर्फ 4.4% की भागीदारी रखने वाले पंजाब और हरियाणा ने जापान में होने वाले ओलंपिक खेलों में अकेले 40% खिलाड़ी भेजे हैं। पंजाब और हरियाणा में भारत की पूरी आबादी का सिर्फ 4.4% हिस्सा बसता है, लेकिन इन दो राज्यों से ओलंपिक के लिए 50 खिलाड़ी गए हैं। बता दें कि ये कुल खिलाड़ियों का 40% है। इसमें से भी सिर्फ हरियाणा से ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 31 खिलाड़ी निकले हैं। यह ओलंपिक में भाग लेने वाले 127 खिलाड़ियों का करीब 25% है, जबकि पंजाब से 19 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु से 11 खिलाड़ी टोक्यो गए हैं। ये कुल खिलाड़ियों का 8.7% है, जबकि जनसंख्या में 17% की हिस्सेदारी रखने वाले यूपी और 2.6% वाले केरल से टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले 6.3% यानी 8 खिलाड़ी निकले हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व से भी ओलंपिक में जगह बनाने वाले 6.3% खिलाड़ी हैं, यानी 8 खिलाड़ी टोक्यो में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें से भी 5 खिलाड़ी अकेले मणिपुर से हैं। देश की जनसंख्या में क्रमशः 9.1 और 1.4% का योगदान देने वाले महाराष्ट्र और दिल्ली से 4.7 और 4% खिलाड़ी निकले हैं। दोनों राज्यों से क्रमशः 6 और 5 खिलाड़ी ओलंपिक स्क्वाड में हैं। इसके साथ राजस्थान और उड़ीसा से 4-4, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से 3-3, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से 2-2 और उत्तराखंड एवं आंध्र प्रदेश से 1-1 खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। हरियाणा से टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले अधिकतर खिलाड़ियों में 9 महिला हॉकी खिलाड़ी, 7 रेसलर, 4 बॉक्सर और 4 शूटर शामिल हैं। वहीं पंजाब में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में 11 हॉकी खिलाड़ी, 2 शूटर्स, 3 एथलेटिक, 2 महिला हॉकी टीम की सदस्य और 1 शूटर शामिल है। तमिलनाडु से कुल 5 खिलाड़ी एथलीट्स, 1 सेलिंग, 2 टेबल टेनिस और 1 तलवारबाजी के खिलाड़ी हैं। केरल से ओलंपिक में भाग लेने वाले 8 खिलाड़ियों में से अकेले 6 एथलीट ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में, जबकि 1 खिलाड़ी तैराकी और पुरुष हॉकी टीम के सदस्य हैं। बता दें कि भारत इस बार टोक्यो ओलंपिक में 127 एथलीट भेज रहा है। ये भारत की तरफ से भेजा गया सबसे बड़ा ओलंपिक स्क्वाड है। ये खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, घुड़सवारी, तलवारबाजी, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, रोइंग, शूटिंग, सेलिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, टेनिस, वेट लिफ्टिंग और कुश्ती में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।